हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो PCS मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत यह जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वो टेस्ट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज से जो है आपके GS के साथ साथ जो DIS के हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी पब्लिश कर दिए गए हैं, उसके भी 12 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, तो उसे भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। और शाम को जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जाएगा। तो दोनों प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से आप लोग देखिए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय जो है जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए सही रहेगा। और उसके साथ साथ जो आपके नोट्स हैं उसके रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना करिए और उसका रिवीजन भी करिए, जिससे कि जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डाउट हो वो कंफर्म हो जाए और वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। और दिसंबर लास्ट तक जो है करंट अफेयर, जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है वो भी आ जाएगा, तो उसे भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। RO ARO के लिए जो भी अच्छे कंटेंट हैं, जो भी मटेरियल है, उन सबको आप प्रोवाइड कराए, सबको जो है अच्छे से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है यूनिटी द्वारा बिक्री पर, मशीनों और उपस्करों में निवेश पर, बाजार में व्याप्ति पर या फिर निर्यात क्षमता पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनों और उपस्करों में निवेश पर संबंधित है भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा। लघु उद्योग जो एक औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र और मशीनरी में नियंत्रित या परिसंपत्ति ही, चाहे उसकी धारिता स्वामित्व के निर्बद्ध हो या फिर से कुछ भी हो, इसमें निवेश जो किया जा रहा है उसमें सरकार की कितनी हिस्सेदारी है और उसमें जो मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है वह किस स्तर का किया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी मशीनरी का उपयोग करके उत्पादन किया जा रहा है या लघु मतलब छोटे मशीनरी का उपयोग करके जो है उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे एक निर्धारित होता है कि लघु उद्योग है या फिर क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बंद अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था जिसकी मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है या फिर न तो निर्यात और न ही आयात होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि आयात निर्यात दोनों जो है पूर्णतः बंद होता है। हम किसी भी देश को ना तो कुछ निर्यात करते हैं और ना ही कुछ आयात करते हैं, अपने देश में ही उत्पादन होता है और स्वयं द्वारा उपभोग होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे ट्राइफेड कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987-85, 1984, 1991। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1987 ईस्वी में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमी में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, किसी फर्म का उत्पादन या फिर मूल्य स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी फर्म का उत्पादन। इसे जो है मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आय, उत्पाद, बेरोजगारी, मूल्य स्तर, इन सब का अध्ययन जो है समष्टि अर्थव्यवस्था या फिर मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्वाधिक भारांश किसका है? प्राथमिक उत्पाद का, ईंधन और ऊर्जा का, विनिर्मित वस्तुओं का या फिर अन्य उत्पादों का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिर्मित वस्तुओं का इसमें जो भारांश है वह सबसे अधिक है। अगर इसमें हम देखें विनिर्मित वस्तुओं का भारांश, तो इसका जो भारांश है वो 64.23% है विनिर्मित वस्तुओं का भारांश। और विनिर्मित वस्तुओं का हम उपयोग कितना करते हैं? बहुत कम मात्रा में। जैसे एक बार उपयोग करने के बाद लंबे समय तक ये चलता है, जिसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता। इसलिए इसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जिन वस्तुओं का उपयोग हम डेली बेसिस पे करते हैं उनका भारांश अधिक नहीं है। विनिर्मित वस्तु का उपयोग, जिनका उपयोग हम एक बार करते हैं और ये लंबे समय तक चलता है, इनका भारांश, इनकी संख्या अधिक है।
इसमें क्या है, प्राथमिक वस्तुओं का जो भारांश है उसकी अगर हम बात करें तो वो 22.6% है, जिसका उपयोग हम डेली बेसिस पे करते हैं। प्राथमिक वस्तु जो है इनका उपयोग हम डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन इनका जो भारांश है वो कम है। ठीक है, और इसकी तुलना में जो विनिर्मित वस्तुएं हैं इनका भारांश अधिक है। कितना है देख रहे हैं, 64.23% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे IRDP के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। हरित क्रांति 1966-67 के अंतर्गत आया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में की गई थी। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी जो शुरुआत की गई थी 2011 में की गई थी, 9 की 2010 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। IRDP 1980, हरित क्रांति 1966-67 में, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995, तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। किसकी, NRLM। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? मृदा का अनुपजाऊ होना, पर्यावरण हानि, भौम जल स्तर का निम्नीकरण, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। छोटे और बड़े कृषकों के मध्य जो आय असमानता है उसमें वृद्धि हुई थी, न कि कमी हुई थी। जो बड़े कृषक हैं उन्हें हरित क्रांति का लाभ उनको सबसे अधिक मिला। जो छोटे कृषक हैं उन्हें हरित क्रांति का लाभ या तो बहुत कम मिला या फिर मिला ही नहीं। तो इनके बीच जो आय की असमानता है वो और बढ़ गई, क्योंकि बड़े कृषक जो हैं उनको जो है हरित क्रांति का लाभ ज़्यादा मिला, तो उनकी जो आय है वो बढ़ी। छोटे कृषक जिन्हें नहीं मिला उनकी आय कम हुई, तो इनके बीच का जो स्तर है वो बढ़ा था, न कि कम हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? निगम पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक जो टर्नओवर है वह 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है, आपको बताना है कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब इसका पहला जो है वह गलत है। ठीक है, इसमें गलत पूछा है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निगमन पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा, यह गलत है। यह इसकी अगर हम बात करें तो इसमें यह 12 वर्ष न होकर के कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, निगमन पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा, इसके बाद उसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह 12 वर्ष न होकर के कितना है, 10 वर्ष है। भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर पाई थी? मतलब जो 5 वर्ष के पहले ही इस पंचवर्षीय योजना को विघटित कर दिया गया था, वो पंचवर्षीय योजना कौन है? चौथी, पाँचवीं, छठवीं या फिर सातवीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 था, जिसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। कब? 1978 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010, स्मार्ट सिटी मिशन 2014। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत जो की गई थी वह 2015 में की गई थी, न कि 2014 में। अन्य विकल्प आपके सही हैं, मनरेगा 2006, भारत निर्माण योजना 2005, स्वावलंबन योजना 2010 और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी 2015 में। ऑप्शन डी सही है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर में ऐसे फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या तो डेट वाइज या फिर उनकी स्थापना से रिलेटेड या फिर से ऐसे कंपनियों के जो उत्पाद दिए गए हैं। तो फैक्ट को विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे या फिर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा करके एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा कि आर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डेट वाइज जो है जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उसको प्रॉपर अच्छे से सीरियस होकर के सॉल्व करिए, और जहाँ भी डाउट लगे उसे नोट करके फिर बाद में उसका रिवीजन करिए, ठीक है। अगर वाकई में सीरियसली आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो।
और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। आप लोग भी अपना एफर्ट लगाइए और पूरी अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, इसे कब लागू किया गया था? किसके सुझाव पर लागू किया गया था ये बताना है। डी पीधर, डी गार्डगिल, डी टी लकड़ावाला या फिर केसी चक्रवर्ती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी टी लकड़ावाला। 1978-80 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रोफेसर थे, और इन्हीं के द्वारा रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना को भारत में शुरू किया गया था। और एक आप कह सकते हैं अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे गुन्नार्ड मेडल, इन्होंने यह सुझाव दिया था कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर जो है रोलिंग प्लान योजना को शुरू करना चाहिए। रोलिंग प्लान अर्थात जो है अनवरत योजना प्लान को शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसकी उपज है, तो याद रखिएगा गुन्नार मेडल, और भारत में इसे डी.टी. लकड़ावाला के सुझाव पर लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? मेगा फूड पार्क योजना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास, फार्म मशीनरी बैंक योजना? आपको बताना है कौन सा विकल्प से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्म मशीनरी बैंक योजना। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और प्रधानमंत्री संपदा योजना जो है यह फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसमें अगर हम देखा जाए कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें मेगा फूड पार्क की स्थापना करना, एक एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धन और संरचना का विकास करना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेज है इसका विकास करना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास करना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन और संरचना का विकास, मानव संसाधन और संस्थान का विकास करना, उसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का भी सृजन करना तथा उसका विस्तार करना। तो यह सभी जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। इसमें फार्म मशीनरी बैंक योजना यह शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना का प्रारंभ जो है कब किया गया था? 2018 और 19-20 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका मुख्य उद्देश्य इसे शुरू करने का यही था कि 2025 तक भारत की जो इकोनॉमी है उसे $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना, और इसके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया था कि आने वाले वर्षों में 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। भारतीय इकोनॉमी में 102 लाख रुपए करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे कि भारतीय इकोनॉमी को हम 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचा पाए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि कार्य को बढ़ावा दिया, मतलब कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसका जो समय है वह 1951 से 1956 था। 1951 से 56 था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा था? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में नियोजन के दौरान कुल 6 वर्षों तक योजना अवकाश था, ठीक है। 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्ष का, 1979 से 1980 तक 1 वर्ष का, फिर 90 से लेकर के 92 तक 2 वर्ष का, टोटल जो है 6 वर्षों तक योजना अवकाश था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कोयला खनन, इसमें से आपको बताना है कौन जो है तृतीयक या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर तीनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। बैंकिंग और कम्युनिकेशन ये दोनों जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बैंकिंग और कम्युनिकेशन दोनों सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसमें कोयला खनन अगर हम बात करें तो यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टार्टअप जो है वह मुख्यतः तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, अमेरिका स्टार्टअप के मामले में पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, और भारत जो है स्टार्टअप के मामले में तीसरे स्थान पे है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टअप जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।
ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ई कॉमर्स के अंतर्गत किसी उत्पाद की खरीद, उसके भंडारण और डिलीवरी सभी को शामिल किया जाता है। ई कॉमर्स कंपनियां करती क्या है? या मुख्यतः क्रेता और विक्रेता के मध्य एक मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। जैसे अभी वर्तमान में अगर देखें तो कोई जैसे अमेजन प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है अन्य जो ऐसी कंपनियां हैं जो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं जहां पे खरीदार जाकर के किसी सामान को खरीद सके, परचेज कर सके, और जो विक्रेता है वह अपने सामानों का जो एक कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रमोशन है वो कर सके। ठीक है, तो ये दोनों के मध्य जो है एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। यहाँ पे खरीद भी होती है, भंडारण भी और डिलीवरी भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015, 16, 17 या फिर 19? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना 2015 में की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश को मुहैया कराना। अच्छा, इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए, ग्रीनफील्ड वो होता है जहाँ पे किसी नई कंपनी का जो निर्माण किया जाए या फिर जो निवेश किया जा रहा है वो एक नई कंपनी में किया जा रहा है, ठीक है, जो अभी नई है। और ब्राउनफील्ड निवेश उसे कहा जाता है जो पहले से स्थित किसी कंपनी में निवेश कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई फार्म बनाना है, कोई कंपनी बनानी है, ठीक है, और वह कंपनी जो है उसे स्टार्टिंग से मतलब शुरू से बनाया जा रहा है और उसमें कोई निवेश कर रहा है तो उसे ग्रीनफील्ड निवेश कहा जाएगा। और मान लीजिए कोई कंपनी पहले से स्थापित है, उसे मॉडिफाई किया जा रहा है या फिर उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए निवेश किया जा रहा है या उसका विस्तार किया जा रहा है, उसमें कोई निवेश कर रहा है तो उसे ब्राउनफील्ड निवेश कहा जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, रतन पी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? केंद्र राज्य संबंध, कर सुधार, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना या मौद्रिक ढांचे का मूल्यांकन करना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? रघुराम राजन समिति, सुब्बाराव समिति, राजा चिलैया समिति या फिर नरसिम्हन कार्य समूह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हन कार्य समूह। इनके सुझाव के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। और इन्होंने जो सुझाव दिया था 1975 ईस्वी में इन्होंने सुझाव दिया था, जिसके बाद जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेबी के निम्न में से किस श्रेणी में सेबी जो है इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? बैंकिंग वित्तीय कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात NBFC है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, जो मुख्य रूप से भारत के शेयर बाजार में प्रतिभूतियों और वित्त नियामक बोर्ड के रूप में काम करता है। प्रतिभूतियों की जो जैसे बैंकों को नियंत्रित करने के लिए RBI है, वैसे शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए सेबी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस समिति के सुझाव के आधार पर जो है सेबी की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीनएक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? 1992, 1999, 2006 या फिर 2012? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीनएक्स की स्थापना की गई थी या ग्रीनएक्स को 2012 में जारी किया गया था। ग्रीनएक्स है क्या? ग्रीनएक्स जो है यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 2012 में जारी किया गया था और यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक, एक सूचकांक है, ठीक है, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं या फिर से फर्म होते हैं उनको इसमें सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत आता है? योजनागत व्यय, गैर योजनागत, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है रक्षा सेवा। और गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय किसे कहा जाता है? देखिए, योजनागत व्यय ये है जो किसी योजना के माध्यम से जिसमें निवेश किया जाए, ठीक है, योजना बना करके। जैसे वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सामाजिक विकास के लिए, वह सभी योजनागत व्यय हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके द्वारा व्यय करने के लिए
हमें योजना बनाई गई है, लेकिन रक्षा सेवा जो है इसके द्वारा, इसके लिए जो है कोई योजना तो बनाई नहीं जाती है इस पर व्यय करने के लिए। यह जो है एक अनिवार्य व्यय है जो करना पड़ता है हर साल सरकार को बजट के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए जो है यह गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत है, आता है, क्योंकि हर वर्ष जब बजट पेश होता है तो रक्षा के लिए, रक्षा सेवाओं के लिए बजट में एक प्रावधान किया जाता है, लेकिन किसी योजना के माध्यम से नहीं, वैसे ही निकाल दिया जाता है कि इतनी राशि जो है रक्षा सेवा के लिए आवंटित की जाती है। जबकि अन्य जो योजनाएं होती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना मान लीजिए, या फिर से अन्य जो योजनाएं वर्तमान में चल रही है, किसान संपदा निधि हो गया, तो इन सब के माध्यम से क्या है, जो व्यय किया जा रहा है वो योजना बनाकर किया जा रहा है, तो यह जो है वह योजनागत व्यय है, जबकि रक्षा सेवा जो है वह गैर योजनागत व्यय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है, कंपनी का आकार, वित्तीय स्थिति, संचालन। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 2 3 1 3 या फिर सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, पूर्व में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक अर्थ नेट हो, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत शुद्ध वार्षिक वृद्धि हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे पहले से मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, गलत है। इससे पहले जो है अगर किसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा देना है तो उसे जो है पहले से नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, न कि मिनी रत्न कंपनी का, ठीक है। उससे पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला गलत है। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा, मतलब किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, भेल, ओएनजीसी, हाल या फिर सेल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल जो है यह महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि भेल, ओएनजीसी, सेल या तीनों जो है महारत्न कंपनी है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जो है एक कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। आप लोग टोटल बताइएगा कि कितनी महारत्न कंपनियां जो है भारत में वर्तमान समय में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है यह नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार करें, खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। आपको बताना है उपयुक्त में से किस आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जो विकल्प हैं आपके सही हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्त आयोग में शामिल होते हैं एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग जिसका गठन प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और जिसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लिए खाते या वित्त मामले का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जिसे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में चुनाव करना है, ठीक है, किसी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं, ठीक है। तो इसमें 10 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की कोई योग्यता जो है इसके लिए नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह, वाई.बी. रेड्डी, डॉक्टर विजय केलकर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह एन.के. सिंह हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 15वां वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो यह 2017 में इसकी गठन किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2019 में प्रस्तुत की थी, और रिपोर्ट की क्रियान्वयन की जो अवधि है वह 2020 से लेकर के 2025 तक है, ठीक है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2020 से 2025 तक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई एग्जामों में पूछ चुका है, 2020 से 2025। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। योजना आयोग जो है उसके स्थान पर। सही आंसर है ऑप्शन डी। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 5 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य,
केंद्रीय रक्षा मंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य जो संरचना है इस प्रकार होती है, जैसे उपाध्यक्ष सदस्य पूर्णकालिक राज्यमंत्री पद के समकक्ष होते हैं, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी अर्थात सीईओ और सचिवालय। नीति आयोग में कौन कौन और होता है ये आपको बताना है। 1-3-4, 1-2-5, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5-6। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है नीति आयोग के अंतर्गत शामिल होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की अवधारणा जो है वो लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसका जो समय है इसमें क्या किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है जिसका समय 1969 से लेकर के 1974 तक था, 1969 से लेकर के 1974 तक था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के लिए परिव्यय अनुमान कितना था? 73,000 करोड़ रुपये, 60,000 करोड़ रुपये, 70,000 करोड़ रुपये, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 60,000 करोड़ रुपये। ठीक है, इतना व्यय किया गया था, जबकि इस पर अनुमान लगाया गया था कि इस वर्ष योजना के लिए संशोधित अनुमान कितना था? 89,400 करोड़ रुपये, और पिछली योजना में 2022-23 में इस पर कितना व्यय किया गया था? 73,000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो जब यह बजट पेश हुआ था और मनरेगा के लिए जब 60,000 करोड़ रुपये व्यय किया गया था तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था विपक्षी सरकारों द्वारा कि जिसके द्वारा कोरोना काल में रोजगार उपलब्ध कराया गया था उसकी बजट में कटौती करना या कहाँ तक लाजमी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? 1978 में, 75 में, 1976 में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है 1978 में लागू की गई थी। नीति आयोग का नाम बताइए जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, श्रम बाजार नीति या वाणिज्यिक नीति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। इस नीति में सार्वजनिक व्यय और आय की बात की जाती है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। इसका परिणाम तात्कालिक होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। देखिए, मौद्रिक नीति जो है इसका निर्धारण जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है और राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। ये दोनों डिफरेंस जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? अनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील, प्रत्यक्ष या फिर ऊर्ध्वगामी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वगामी प्रणाली कोई भी कर प्रणाली नहीं होती, जबकि अनुपातिक, प्रगतिशील और प्रत्यक्ष यह जो है कर के भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन का भुगतान करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना, या फिर अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी करना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। ऑप्शन ए सही है। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? अधिभार, उपकर, मूल्यवर्धन कर, वैट या फिर सेवा कर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे उपकर कहा जाता है। कर के साथ कर आधार पर जो एक विशेष प्रकार का कर लगाया जाता है उसे उपकर कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन होता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर वित्त आयोग? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? उपहार कर, निगम कर, परिवहन कर या फिर सीमा शुल्क? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवहन कर जो है यह केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि उपहार कर, निगम कर और सीमा शुल्क इन तीनों की वसूली
और लगाया इसे जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर, उपयुक्त में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है, ये आपको बताना है। 1 2 1 3, 2 3 या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है लाभांश कर, टोल टैक्स और व्यय कर, यह तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण या कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? जौ, सोयाबीन, कपास, तरबूज। शीत ऋतु की फसल अर्थात इसे यह जो है रबी फसल की बात कर रहा है कि किसका जो उत्पादन है वो रबी फसल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जौ, गेहूँ, यह दोनों जो है रबी की फसलें हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 2 1 3, 2 3 या फिर तीनों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। यह दोनों जो है जैसे चाय, रबड़, आलू, यह तीनों व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय, रबड़ यह बागानी फसलें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से पहले स्थान पर कौन है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित समूहों में श्री अन्न किस समूह से संबंधित है? किस कृषि उत्पाद से संबंधित है यह बताना है। गेहूँ, धान, मक्का, गेहूँ, कपास, सोयाबीन, सावा, कोदो, कुटकी, कपास, गन्ना, तंबाकू। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सावा, कोदो, कुटकी। यह इन तीनों को जो है सृजन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें कुट्टी हो गया, रामदाना हो गया, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, सावा, ये सभी जो है आपकी सृजन योजना के अंतर्गत आती हैं। इन्हें जो है सृजन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनके उत्पादन और उपभोग को तथा इसके साथ साथ इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, श्री अन्न की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कृषि वर्धन निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, कृषि जोतों में वृद्धि करना, फसल क्रांति को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह दिया जाता है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अर्थात एमएसपी की घोषणा करती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। एक और गन्ना जो है उसके लिए भी उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन इसे जो है एमएसपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। गन्ना के लिए एफआरपी की घोषणा की जाती है। ठीक है, जबकि अन्य जो 22 फसलें हैं इनके लिए एमआरपी, ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी की घोषणा की जाती है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में कौन सा स्थान है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निर्यात के मामले में, कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत जो है 13वें स्थान पर है, जबकि खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है। उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे है, जबकि निर्यात के मामले में 13वें नंबर पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि, विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, मेरीकल्चर घोड़े एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, और वेरीकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरीकल्चर घोड़े एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर का पालन, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। मोरीकल्चर की अगर हम बात करें तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यह जो है मेरीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। असत्य कथन की पहचान कीजिए। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो तांबा की कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग है जस्ता की कमी से होता है। पौधे में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है, कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल में जो मुख्य तत्व है वो मैग्नीज है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के लिए जो मुख्य तत्व है वो मैग्नीज नहीं होता है बल्कि मैग्नीशियम होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति कौन सी है? जमुनापारी, अंगोरा, मेरिनो या फिर एंग्लो नुबियन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगोरा जो है यह ऊन उत्पादन के लिए फेमस है और इनका जो पालन किया जाता है मुख्य रूप से ऊन के लिए किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में इनका पालन मुख्य रूप से किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी।
गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है यह किसे कहा जाता है? 60 दिन या उससे अधिक दिनों में से जो बकाया मूलधन और ब्याज की वसूली जिसको नहीं होती है जिस पर, उसे कहते हैं। 90 दिन या उससे अधिक बकाया या मूलधन या फिर ब्याज की वसूली ना हो तो उसे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिस संपत्ति, जिस ब्याज या कह सकते हैं कि जिस ऋण की वसूली लगातार 90 दिनों तक ना तो ऋण की वसूली हुई हो और ना ही उस पर जो ब्याज लगा है उसकी वसूली हुई हो, अगर लगातार 90 दिनों तक नहीं होती है तब ऐसी संपत्ति को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति या एनपीए के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ईएएसआई सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था में सुधार हेतु लागू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है इसमें सुधार के लिए ईएएसआई सुधार एजेंडा को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और इसे लागू कब किया गया था? 2021 में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016, 2014, 15 या फिर 17? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। ठीक, और इसकी जो शुरुआत की गई थी अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था उनके बैंक अकाउंट को खोला गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू किया गया था? 18 से 40, 18 से 50, 18 से 60 या फिर 18 से 70? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 से 70। ऑप्शन डी सही है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से देना होता है ऋण के रूप में? 30, 40, 50 या फिर 20? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनके द्वारा जो ऋण मुहैया कराया जाता है उसका 40% केवल प्राथमिक क्षेत्र में देना बाध्यकारी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम का विचार किस समिति द्वारा दिया गया था? विमल जालान समिति, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत मोर समिति या फिर रतन वी वाटप समिति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नचिकेत मोर समिति ने सुझाव दिया था विभेदीकरण बैंक या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि लाता है, रेपो रेट में वृद्धि मुद्रापूर्ति में कमी लाता है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रापूर्ति में वृद्धि लाता है, बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि लाता है? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रापूर्ति में वृद्धि लाता है, यह गलत है, यह कमी लाता है। और कैसे कमी लाएगा? देखिए, रिवर्स रेपो रेट में अगर कमी रहेगी तो ज़्यादा पैसा जो है वह बैंकों से सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं ग्राहकों की ओर जाएगा, ठीक है, जनता की ओर जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो जाएगी तो सर्वाधिक पैसा बैंकों के माध्यम से कहाँ जाएगा? आपके आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रोमोटर बैंक या फिर निजी क्षेत्र की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार की या कह सकते हैं कि जो आरबीआई का हिस्सेदारी हो 50%, राज्य सरकार का 15%, और जो प्रायोजक बैंक है उसकी हिस्सेदारी होती है 35%। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय लघु उद्योग बैंक, भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, इंदौर, कोलकाता या फिर लखनऊ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या फिर वित्त सचिवालय या वित्त सचिव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही है। वित्तीय समावेश सूचकांक एफआईआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है? करेंसी नोट, ड्राफ्ट, चेक या फिर बिल? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, करेंसी। फिएट मनी होता क्या है? फिएट मनी से तात्पर्य है जैसे मान लीजिए जिसका वर्तमान जो फेस वैल्यू है वह उसके वैल्यू के समान न हो। जैसे मान लीजिए कोई करेंसी है, करेंसी पे कोई नोट है, उस पर 500 रुपये लिखा है तो वह 500 रुपये का है, लेकिन उस कागज़ का मूल्य 500 रुपये है क्या? उस कागज़ का मूल्य 500 रुपया नहीं ना है, उस पर 500 रुपये लिखा है इसलिए उसका मूल्य 500 रुपया है, जिसकी गारंटी सरकार देती है। नीचे लिखा होता है ना कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो इस पर जो है इसे सरकार द्वारा गारंटी दिया गया है कि यह कागज़ का जो टुकड़ा है
वह 500 रुपये के बराबर है। इसके बदले 500 रुपये की कोई भी वस्तु में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह 500 रुपया है, न कि इसकी फेस वैल्यू 500 रुपये की है। समझ रहे हैं। तो इस कागज़ के टुकड़े पर 500 रुपया लिखा है, इसलिए इसका मूल्य 500 रुपया है, न कि इसका फेस वैल्यू 500 रुपये का है। ऐसी वस्तुओं को जो है, ऐसी करेंसी को फिएट मनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कॉइन हो गया, सिक्का हो गया, 1 रुपया 5 रुपये का जो सिक्का है उसका 5 रुपया भी वैल्यू है। और अगर वह 5 रुपये के रूप में न जाए, उसको अगर आप पीट करके जो पीतल है, पीतल का आ रहा है, पीट करके पीतल का टुकड़ा बना दिया जाए, तो वो पीतल का टुकड़ा भी 5 रुपये का ही बिकेगा, ठीक है। तो उसका जो है फेस वैल्यू और उसका जो अंकित वैल्यू है वह दोनों 5 रुपये के बराबर है। तो यह फिएट मनी के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन जो करेंसी है वह फिएट मनी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यह कागज़ का टुकड़ा 500 रुपये के बराबर नहीं है। यह कागज़ का टुकड़ा 500 रुपये के बराबर इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा गारंटी दी गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करेंसी नोट। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज से आपके 2 वीडियो आएंगे पर डे। जो हिंदी आर के लिए आगे है प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा, DIS द्वारा पब्लिश किया गया है। और उसके साथ साथ जो है अभी PCS मंत्रा के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसके बारे में प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, तो इसे प्रॉपर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस सेट आए हैं, उसे कवर कराया जाएगा, जिससे कि जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं सब प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कवर कराया जाए, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो आप लोग भी अपना पूरा एफर्ट लगाइए और अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखिए, ठीक है, ताकि जो है यह जो RO है इसमें एक सीट आप लोगों का रिजर्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।